हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास की साइंस का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 2 सन 2021 824 HZ। ठीक है, तो इसका खंड का हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में देखेंगे खंड खा का सॉल्यूशन। तो फटाफट पेपर देख लीजिए, पेपर कैसा है ये। ठीक है, उसका इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक पेपर पे लिख रखा है पूरा, और पूरा लिखा हुआ पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाऊंगा भी कि मैंने वो कैसे लिखा है। ठीक है, पेपर आप देख चुके हैं, पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में देखना है हमें इसका खंड ख, क्योंकि का हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और वो लेक्चर आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब देखो, देखते हैं इसका बेटा खंड खा का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा खंड खा। ओके, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। बड़ा क्वेश्चन सरल है यार। अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो अम्ल में क्षारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, धावन सोडा की प्रकृति होती है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है धावन सोडा। आपको पता है धावन सोडा से हम पेट की अम्लता खत्म कर देते हैं, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ब्यूटेनोन की क्रियात्मक समूह क्या है। ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह तो कीटोन। कीटोन बेटा कौन सा है, यहाँ पर कीटोन जो ग्रुप है वो ये है, ये वाला ग्रुप है कीटोन। ठीक है, निम्न में से अम्ल एवं क्षारक की पहचान करके कारण बताइए क्यों अम्ल और क्षारक है। जैसे NH3 और H2O बताना है, इनमें से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। तो तरीका सबसे बढ़िया ये है बेटा, दोनों को पानी में घोल घोल के देख लो। NH3 को मैंने पानी में घोला, NH3 + HOH, HOH मतलब जल है। ठीक है, जब पानी में घोला तो NH4+ आयन दिखाई दिए, OH नेगेटिव आयन, क्योंकि एक H इधर चला गया तो NH4+ हो गया और OH नेगेटिव आयन। तो जिसमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और बेटा नीचे AQ और AQ लिखा हुआ ब्रैकेट में, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो ऐसे ही हमने H2S का जलीय विलयन लिया तो उसमें देखा 2H+ आयन और S नेगेटिव आयन प्राप्त हुए। अथवा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि H2S में पानी डाला हमने तो देखा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन + S नेगेटिव आयन दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी ऊपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन है तो ये अम्ल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं NH3 क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसे जब जल में घोला जाता है तो OH नेगेटिव आयन्स उत्पन्न होते हैं, जबकि H2S जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब इसे जलीय विलयन में घोला जाता है तो उसमें H+ आयन दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं बेटा, ये है आवर्त 2 के तत्व और ये है आवर्त 3 के तत्व। ऐसा देखा गया कि इनके विकर्ण में कुछ ना कुछ समानता थी। देखो ऐसे बेटा एक विकर्ण होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक विकर्ण होता है, जैसे आयत होता है ना, ऐसे आयत उसका विकर्ण ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन एलिमेंट्स में भी देखा गया कुछ ना कुछ समानता थी। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, इसको मिलाकर देखो तो ये ऐसे तरीके से विकर्ण बन रहा है, तो विकर्ण के रूप में कुछ ना कुछ समानता थी। ठीक है, लिथियम के मैग्नीशियम के गुणधर्म बहुत सारे मिलते हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के गुण बहुत सारे मिलती जुलती हैं, तो ये विकर्ण में समानता रखते हैं, इसलिए इस परिघटना को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व गुणों में कुछ समानता रखते हैं जो कि विकर्ण के आमने सामने रखे गए हैं। इस संबंध को ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। तो ये कार्बन तक लागू होता है, इसके अगले जो वीक हो जाता है, तो इसलिए कार्बन तक की हमने लाइनिंग खींची है। ओके, तो इसका ये आंसर रहा। संचालन से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, जैसे साइकिल वकील खड़ी रहती है ना, बारिश के दिनों में बाहर खड़ी हो जाती है, स्कूल से आते हैं आप लोग, तो उसमें करीबन 10-15 दिन तक खड़ी रहने बारिश में साइकिल, तो उसके ऊपर रिम पे जो है जंग आने लगती है। ठीक है, नल वगैरह होते हैं, नल पे भी तुमने देखा होगा जंग वगैरह आने लगती है, अर्थात जंग आने के लिए नमी और वायु की आवश्यकता होती है। इसको हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब धातु नमी व वायु के संपर्क में आती है तब हल्के हल्के इसका क्षय होने लगता है, अर्थात वो खराब होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर बारिश के या वर्षा के दिनों में बहुत जल्दी जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये संक्षारण का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। इस श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताऊं बेटा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है धातु की सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखकर बनाई गई है। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता तो बहुत सारी है, तो 2 लिख लेते हैं बेटा। इस श्रेणी में जो धातु ऊपर रखी गई हैं उनका हम एनोड बनाते हैं, जो धातु नीचे रखी गई हैं उसका हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के सक्रियता, ठीक है, धातुओं की सक्रियता, यहाँ सक्रियता पर तार आ गया लिखने के लिए बेटा। ठीक है, धातुओं की सक्रियता की जानकारी इसी श्रेणी के आधार पर मिलती है, अर्थात इस श्रेणी की हेल्प से हम धातुओं के अधिक सक्रिय और कम सक्रिय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट,
मिसाइल क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, ये हर साल पेपर में आता है। मिसाइल क्या है, ठीक है, साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले मिसाइल समझने के लिए आपको ये समझना होगा, थोड़ा सी बातें और समझनी होंगी। जैसे साबुन के एक अणु का सूत्र होता है बेटा RCOONA, ठीक है, समझ में आई बात। फिर देखो बेटा, साबुन के एक अणु का सूत्र होता है RCOONA, ठीक है। इससे अगर हम आयनिक फॉर्म में तोड़ के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव, ठीक है, और Na प्लस, ठीक है। इसके एक अणु की संरचना बनाना चाहें तो R को बना देते हैं ऐसे डिजाइन में, ये R हो गया। COO नेगेटिव को हेड बना देते हैं, ये नेगेटिव हो गया, और Na प्लस, ये साबुन के एक अणु की संरचना होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये चित्र बना हुआ है साबुन के एक अणु की संरचना का, ठीक है। अब ये पुच्छ होती है, पुच्छ की खासियत ये होती है ये गंदगी में मिलती है, गंदगी बेटा, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ समझ लेते हैं। अब देखो, जो इसकी जो पुच्छ होती है ना, साबुन की जो पुच्छ होती है बेटा, वो गंदगी स्नेही होती है, जबकि जो सिर होता है वो द्रव्य स्नेही होता है। ये बात याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलो देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं हम चीज़ों को। तो देखो फिर समझेंगे ज़रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ जो गंदगी स्नेही होती है ये द्रव्य स्नेही होता है, ठीक है। अब देखो, एक पात्र ले लिया बेटा, पात्र में हमने एक मैल का टुकड़ा डाल दिया, मतलब गंदगी पड़ी हुई है, मैल का टुकड़ा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें साबुन के कण डालेंगे, साबुन को डालेंगे, तो साबुन की जो अणु की पुच्छ होगी वो इसमें फंस जाएगी, गंदगी से प्रेम करती है, वो इस प्रकार से नीचे फंस जाएगी, और हेड ऊपर रहेगा पानी में बेटा, ठीक है। तो हेड ऊपर रहेगा, तो ये संरचना जो प्राप्त हुई इसको ये मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? मिसाइल कहते हैं। इस संरचना को ही हम मिसाइल कहते हैं, ठीक है। और जब मिसाइल पावरफुल होता है तब ये क्या होता है, गंदगी टूट जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? यही मैं लिखवाया है, देखो बेटा। तो ये मिसाइल की स्ट्रक्चर रही, ठीक है। जब साबुन के अणुओं की पुच्छ, देखो हमने देखा साबुन के अणुओं की पुच्छ, जब साबुन के अणुओं की पुच्छ गंदगी जब साबुन के अणुओं की पुच्छ गंदगी में फंस जाती है तब एक गुच्छानुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। जब मिसाइल शक्तिशाली होता है तब ये मैल के कणों को तोड़ देता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिसाइल की संरचना रही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट्टा मार लो, पेपर में आता है हर साल। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल एवं एसिटिक एसिड के दो गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण बताइए बेटा, ठीक है। देखो, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, तो पहला ये है सोडियम से क्रिया। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम से कराते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर ठीक है, फिर देखते हैं एसिटीकरण बेटा। एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड की जब क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बनता है एस्टर। इस सभी क्रिया को बोलते हैं एसिटीकरण, ठीक है। अब देखते हैं एसिटिक एसिड के रासायनिक गुण। जब CH3COH, ये है एसिटिक एसिड का सूत्र, CH3COH को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है सोडियम एसीटेट प्लस जल, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बेटा Na2CO3 से क्रिया। Na2CO3 से क्रिया करते हैं तब बनता है यहाँ पर सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट, समझाइए कि आवर्त सारणी के एक वर्ग एवं आवर्त में परमाणु के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो बेटा देखते हैं परिवर्तन। आवर्त में देखते हैं, आवर्त में जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणुओं का साइज जो है वो घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या तो फिक्स रहती है लेकिन नाभिक की पावर जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। जबकि हम जब वर्गों में देखते हैं बेटा, तो वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं परमाणु का आकार एकदम बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं रहती, कोषों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे हम देखें वर्ग संख्या 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी होते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखें परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो लिथियम को लिख सकते हैं 1, और परमाणु क्रमांक यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 3 लिख सकते हैं, 2 और 1, और 11 लिख सकते हैं 2, 8 और 1। तो यहाँ कोषों संख्या K है, यहाँ कोषों संख्या KL है, यहाँ कोषों संख्या KLM है, अर्थात यहाँ कोष 1 है, कोष 2 है, कोष 3 है। इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो हम देख रहे हैं कि परमाणु का साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोषों की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। लेकिन सबसे पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, देखो ये जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये कॉपर को यहाँ से भगा देता है और जाता है ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अर्थात अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पढ़ के देख लेते हैं। जब कोई, यहाँ कोई होना चाहिए बेटा, कोई लिखा है कोई होना चाहिए, ठीक है। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है तब इस क्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लेकर खाया जिंक वाला, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण क्या होता है, तो टिप लिखनी है, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन का अंकन करते हैं। अंकन इस प्रकार करते हैं कि जो भी साइड चेन है उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है बेटा। तो जैसे कि हमने देखा ये कंपाउंड है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो साइड चेन है इसको बेटा 2 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसका ये नाम हो गया सी से 2 मिथाइल ब्यूटेन, की 2 नंबर मिथाइल लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसके नाम होगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आप लोगों का, समझ में आने वाला, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्रमशः इन और आइन का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस पे ये नाम हो गए। फिलहाल अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या है बताइए, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संकरण अभिक्रिया है ना, इसको भी हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH2 में H2 जोड़ा है तब यहाँ पे CH3 बना है, ये योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और जैसे देखते हैं बेटा दहन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है CO2 बनता है, ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। तो मुझे लगा होगा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। वीडियो की अच्छी कर दिया लाइक पे और सा कुछ कमेंट, और आपको क्या चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगले क्या पढ़ना है आपको बता दीजिए कमेंट करके, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, बाय बाय।